माननीय सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्त की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्त के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे चार दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्त की अवधारणा, तीसरी है वक्त की राजनीति और चौथा है वक्त की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति। सबसे पहले हमारे नेता सदन माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्त कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया। और चाहे वक्त कमेटी के जेपीसी के चेयरमैन हमारे उस सदन के सदस्य जगदम्बिका पाल जी रहे हो, हमारे मंत्री जी रहे हो, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, तो उनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं। फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का बयान शुरू करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। मेरी ये किस्मत अच्छी है कि सुनने के लिए गृह मंत्री भी यहाँ है, लेकिन गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं कि आपके नो वो तो सुन रहे हैं। ऐसा रहता, एक आंख सुनने का है, एक आंख देखने का, कान, तो वो उसमें तो सब तरफ देखते रहते हैं। नहीं तो होम मिनिस्ट्री चलाते कैसा, लोगों को ईडी में डालते कैसा, सीबीआई कैसा चलाते हैं, ये सब बहुत उसमें तो मैं ही रहे हूँ। सर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। घंटों से आपने मेरे को जो भी 10-15 मिनट दे दी है, उसमें मैं ख़त्म करता हूँ। सर, ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए, और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूँ कि पहले क्या था फॉर्मेशन, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया। ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से, और बिल को पास करना भी है आपको।
मान्यवर, मैं सदस्य को बीच में टोकना नहीं चाहता। शायद वो भोले भाव से गलत इंफॉर्मेशन सदन के सामने रख रहे हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, जयराम जी प्लीज प्लीज, चेयर हैज गिवन टाइम। क्या कह रहे हैं आप रमेश जी? क्या कह रहे हैं? मैं मान्यवर, जयराम जी प्लीज प्लीज, मान्यवर, आप बोले। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है, तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलतफहमी फैला रहे हैं। I must congratulate the Prime Minister. Why? The property which has been mentioned, that is about 1.2 lakh crores. It is not the government has given. It is the donors has given. This property, it has been given by the donors. If the donors has given, if that has been misused, if that has been vested interest has tried to swallow, now the present Prime Minister wants to put a seal not to allow this donor's property, which is given for a particular purpose to a community, that should not be swallowed by rich people or the people who are strong enough in the community to swallow this property. तो मैं पूरा वाक्य इस तरीके से बोलता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का समर्थन होगा। यह बिल का मूल उद्देश्य रिफॉर्म्स लाकर वक्फ के प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को प्रॉपर करना। मेरे मन में भी ये बात आ गई कि उम्मीद की उम्मीद पर टिकी है। जी जी, क्योंकि आपने 2 बार कहा तो मैंने सोचा 3 बार कह दी। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी इस पर काफी चर्चा हुई है, पक्ष विपक्ष की तरफ से सभी लोगों ने चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपने अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं। पढ़े थे तो आपने क्यों सपोर्ट किया था? क्यों कंसेंसस के साथ आपने ये बिल पास करने दिया था? आप 2013 के बाद सर 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। 2024 में
फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं, 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे, इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं, इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में। इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रही मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। मैं इनके सारे जितने ये मैं भी जो बात किया मैं आपके सामने यहाँ टेबल पे रखता हूं सर। आप कह रहे हैं, आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को कुछ शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं सिर्फ किरण रिजिजू का नाम नजर आएगा, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। सरकार इनकी थी, इन्होंने वक्फ को अभय दान दे दिया और क्या नारा दिया, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का ऐतिहासिक इन्होंने कार्य किया है। उत्तर प्रदेश की 74% वक्फ की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। तेलंगाना में 50% की संपत्तियां सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनी है। पूरा अभयदान इनको मिला था अध्यक्ष महोदय, और उसका फल क्या हुआ? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी ने कहा 4,50,000 संपत्ति है और 6 लाख एकड़ जमीन है। आज 2024 में 8,72,000 संपत्ति है और 37,94,000 एकड़ जमीन है। 2006 से 2023 6 लाख एकड़ से बढ़ करके 37,94,000 एकड़ जमीन इनकी हो गई। इन्हें बताना तो पड़ेगा सभापति महोदय कि आखिर 31 लाख अतिरिक्त जमीन इन्होंने पाई से कहां से है, इन्हें उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जितना ये कांग्रेस के पहले वक्ता रहे हैं, जितना समय ये बोले हैं, मैं भी उतना ही समय बोलने वाला हूं, यह मेरा अधिकार है सभापति महोदय। मैं एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चर्चा किया कर्नाटक के हैं, ये मेरे पास कहां सर प्लीज कंक्लूड सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ये रिपोर्ट है। यहां बोलने के पहले मैंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट किया है, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के पास इसको लिख करके भेजा है। ये सांसद महोदय कर्नाटक के हैं, पाकिस्तान जिंदा वाले। एक शब्द भी इन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में नहीं बोला। यह रिपोर्ट जेपीसी में प्रस्तुत हुई है और जेपीसी में प्रस्तुत हुई है तो यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं,
और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो है बिल बहुत ही सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस पार्टी से मैं आता हूं। मेरी पार्टी आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, एनडीए के साथ है। ये जो बिल है, बिल मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करने का काम करती रही और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिलता था। आज मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, हमारे किरण रिजिजू ट्राइबल कम्युनिटी के बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी के हैं, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। जो इंसान, जो मुसलमान अपना प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के माध्यम से अगर चलाना चाहता है, वो चला सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, आपको पूरा इसके लिए इजाज़त है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। इसलिए ये बात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से अगर समझ लेंगे तो बाद में हमारा चर्चा का स्तर भी वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने सर जो प्रावधान किया है, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये तीन जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। आर्टिकल 25, 26, 30 का हवाला देकर के कई बार लोगों ने हमारा खिलाफ, इस बिल का खिलाफ, इस प्रस्तावना के खिलाफ में लोगों ने कहना शुरू किया है। तो मैं आज ज़रूर इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम किसी का धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। एक मुसलमान वक्फ क्रिएट कर सकता है। अब सबसे जो छोटा आप जो क्रिएट करता है फितरा, सबसे छोटा सर, वो हर मुसलमान, गरीब से गरीब मुसलमान भी क्रिएट करता है। ज़कात आप क्रिएट करते हैं, आप देते हैं, दान देते हैं, उसमें कोई किसी को अधिकार ही नहीं है पूछने का कि हिसाब किताब कैसे किया है। ये आपका अंदर का बात है, आपका फेथ है, इसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? Honorable members, on several occasions, I have indicated to the House, particularly, and I have no hesitation, because I believe in the wisdom, sagacity, and patience of very distinguished members of the fraternity to which I belonged. Parliamentary work is not casual. Parliamentary work is responsible. On Monday and Friday, we have no precedents. And the best you learn is by sitting in the House, listening to others. It is very painful. You come, make your speech, and more often than not, give a bite outside. I am enriched by the experience of several members, not from what they say in the House, but by what they say on television debates or in articles of newspapers. We should collectively think, and it is not a comment on individuals, because the number is very large.